Hello everyone, welcome to Bureaucracy IS Military and Police Academy. As you know that we are doing a crash course on polity एंड इसमें हम लोग अभी तक आपके एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के एक्ट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनके क्या क्या फीचर्स रहे हैं इसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट में जो हमारा पहला वीडियो था आपने देखा होगा, तो उसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि राइटिंग पैटर्न में कुछ यहाँ पे मिस्टेक की वजह से हमारा ये लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस ज़रूर किया था बट ये लिखा नहीं था, तो आप प्लीज़ इस पॉइंट को ऐड कर लेंगे दैट देयर वाज अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि इसी के ऊपर जो हमारा इसके बाद वाला जो एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमारा बेसिकली, तो उसी की जितनी भी पावर्स थी हमारी की सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो पावर्स थी उनको डिमार्केट करने का काम किया गया था। तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट कि आपको यहाँ पे ये पॉइंट जोड़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा पे हमारा बनाया गया था, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे किस तरीके से यहाँ पे जो हम एक ब्रीफ में इनको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या रोल रहे, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिली जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहला यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिवन बाय M.N. रॉय एंड ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली ही आप कह सकते हैं कि M.N. रॉय जो है वो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ही सबसे पहली बार ये आइडिया दिया था कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो यहाँ पे हमारा संविधान लिखेगी, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से इनसे इंस्पायर्ड होकर के INC ने यहाँ पे पहली बार डिमांड करा कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इन द ईयर 1935। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अगस्त ऑफर लेकर के आया 1940 में, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा ब्रिटेन जो था वो हारने की स्थिति में था, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि हाँ वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ से उनको इंडिया से हटना ही हटना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया का कोऑपरेशन बहुत मायने रखता था, तो वो हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वो रिकन्सिलिएट करे इंडियन लोगों के साथ या आर्मी के साथ, ताकि वो वहाँ पर उनको आप कह सकते हैं वॉर में हेल्प करें, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर वो सारे मेजर चीज़ें लेकर के आए। अगस्त ऑफर वहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि 1940 में लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगस्त ऑफर को यहाँ पे कांग्रेस जो है उसको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन भी आता है उसी सीरीज़ में 1942 को आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली हमारा एक लास्ट में कैबिनेट मिशन आता है जिसने इस जो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पे बनाने की बात करी है। एंड फार एंड लेस इसने यहाँ पे हर एक सेक्शन को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चाहे आप मुस्लिम सेक्शन ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए, इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करी है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कैबिनेट के मिशन के द्वारा हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनते हुए दिखती है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमारी कॉम्पोजिशन किस तरीके से करी गई थी। तो हमने अभी पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था इसका इन नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन, कैबिनेट के मिशन के द्वारा ये बनाई गई। इसके क्या क्या प्रमुख फीचर्स थे, तो टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ हमारी 389 देखने को मिली है, जिसमें हमने 296 जो थी वो सीट्स हमने यहाँ पे कहाँ से ली गई थी, आप ब्रिटिश इंडिया से लेंगे, और 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट से लेंगे। यानी कि आपने जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई हुई है तो उसके मेंबर्स कहाँ से आएंगे, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स आपको बता रहा है कि टोटल स्ट्रेंथ इतनी रहनी है और कौन कौन से ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के यानी कि प्रोविंसेस रहे हैं, गवर्नर्स के प्रोविंसेस रहे हैं, वहाँ से आएगी, और 93 हमारे प्रिंसली स्टेट से आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि सीट्स जो अलॉट करी गई थी वो प्रोपोर्शन में किसकी, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में यहाँ पे बांटी गई थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि मिलियंस पर मिलियंस में यहाँ पे आपको सीट दी गई थी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि 3 प्रिंसिपल्स जो कम्युनिटीज़ थी उसमें ये सीट्स बांटी गई थी।
मुस्लिम्स, सिख्स इन जनरल, बेसिकली हिंदूज यहाँ पे आप कह सकते हैं जनरल में। तो ये सारी की सारी इन तीनों कम्युनिटीज़ में हमने यहाँ पे क्या करा था, अपने सीट्स को बांटने की कोशिश करी थी, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, रिप्रेजेंटेशन हर एक सेक्शन का हो सके। और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो कैसे भेजेंगे, इट शुड बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि अगर आप इस सपोज आप इस प्रिंसली स्टेट के राजा हैं तो वो राजा नॉमिनेट करेगा या फिर वो खुद भी बैठ सकता है वहाँ पे, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें हम अपना संविधान लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपका क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि नॉमिनेशन भी हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलर लोग थे वो भी यहाँ पर इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि इट वॉज अ पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी। कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। एंड इट कंप्राइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटीज इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एसटीज इंक्लूडिंग विमेन ऑफ ऑल सेक्शन। तो यहाँ पर हमने सारे ही सेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए अपना संविधान लिखने की स्टार्टिंग कर दी थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बहुत ही मेजर चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या करी गई थी। क्योंकि हमने यहाँ पे अब ध्यान रखने वाली बात ये है, मैं आपको यहीं पे अपने पॉइंट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ पहले से कि बेसिकली यहाँ पे जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बात कराने की बात करी थी, तो यहाँ पे जब हम कैबिनेट मिशन लेकर के आए थे ना, तो उसी में हमने मेंशन किया था कि कैबिनेट मिशन के अंदर हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात करी थी। ध्यान रखेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट। इसके लिए मैंने आपका कि इंटरिम गवर्नमेंट के कौन कौन से मेंबर्स थे या क्या क्या पोर्टफोलियोज हमने बांटे गए थे, कौन कौन से मिनिस्टर्स को रखा गया था बेसिकली, तो वो उसकी टेबल मैं आपको आगे मेंशन करूंगी। फिलहाल के लिए बता दूं कि ये कैबिनेट के मिशन के अंदर हमने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी यहाँ पे बनते हुए दिखती है ना, कि कहाँ पे, यहाँ पे जब इसका फॉर्मेशन करा है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि इसके दो मेजर फंक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो मेजर फंक्शंस, कि एक तो ये यहाँ पे संविधान लिखने का काम करेगी, और दूसरा ही साथ साथ ये गवर्नमेंट भी चलाएगी, यानी कि डे टू डे के जो एक्शंस है उनको भी यहाँ पे काम करेगी कि हमारा वर्किंग कैसे करनी है, टिल जब तक हमारी क्या 1950 या 51 में जब हमारे इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद हमारी इलेक्शंस के बाद जो न्यू हमारी पहली कह सकते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, तब तक के लिए यहाँ पे हमें इंटरिम गवर्नमेंट को ही वर्क करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम इनको रीड कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं कि इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग इन्होंने 9 दिसंबर 1946 में की थी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बनाया गया था। ये किसकी प्रैक्टिस है, फ्रेंच प्रैक्टिस है बेसिकली, कि यहाँ पे ये बोला जाता था कि जो ओल्डेस्ट मेंबर है यहाँ पे, या एल्डेस्ट मेंबर जो है, सबसे बड़े जो सभा के मेंबर हैं, उनको यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, आपका प्रेसिडेंट बनाया था। तो इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, और ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, मैं आपने बताया हुआ है, आप ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने शपथ दिलवाई थी कि इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फिर ये हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है जी, उसके बाद ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर, अच्छा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड रहे थे, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे थे। और यहाँ पे हम अगर बात करें तो हमें 2 प्रेसिडेंट के नेम भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे हैं HC मुखर्जी और दूसरा है VT कृष्णमाचारी। तो ये हमारे 2 प्रेसिडेंट की यहाँ पे पोस्ट में हमने इनको दी गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, हमने जब बात करी तो सबसे पहला इनका जो काम था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली, कि हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान को लाने का उद्देश्य क्या है बेसिकली। और उसमें सॉरी, आप ये कह सकते हैं संविधान को लाने का उद्देश्य नहीं, संविधान के अंदर हमारे क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, कि हम लोग उनके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रखने वाले हैं जिसमें हम लोग कि जो एक ढांचा है, एक मूल ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, वो हमने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत हमने बताया था कि ये मेन बातें हम अपने संविधान में ऐड करेंगे। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर के आए थे ऑन December 13, 1946। ठीक है, एंड
it was unanimously accepted and it was unanimously accepted by the assembly on January 22, 1947। ठीक है, और इसी को हम बाद में पढ़ेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो लेकर के आए थे, इसी को हमने बाद में प्रीएम्बल के रूप में अपने संविधान में जोड़ा या फिर रखा गया। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे जब यहाँ पे पावर्स हमने दे दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो लेकर के आए थे, तो उसमें कुछ चेंजेस भी करे। तो उन्होंने ये बोला था कि अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सोवरेन बॉडी कहलाई जाएगी। सोवरेन बॉडी यानी कि उसके ऊपर किसी और अन्य राज्य का या अन्य ताकत का मान नहीं चलेगा। बेसिकली ये अपने आप में ही क्या होगी, एक स्वतंत्र बॉडी होगी, सोवरेन बॉडी होगी, और वो अपने कोई भी नियम कानून को बना सकती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन ये था कि उन्होंने ये भी बोला गया था उसमें ही कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग का काम करेगी और साथ साथ लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करेगी। और फिर थर्ड पॉइंट हम ये पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे ये इसमें विड्रू कर लेंगे असेंबली में, क्योंकि बात ये थी कि 1947 के एक्ट में ये बोला गया था कि जो लोग इच्छुक हैं असेंबली में या फिर आपके संविधान में लिखने में, वो यहाँ पे बैठेंगे। तो यहाँ पे किसी के लिए भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करी गई थी। इनफैक्ट प्रिंसली स्टेट को भी ये बोला गया था कि जो जो जुड़ना चाहते हैं भारत के संघ के साथ वो यहाँ पर आगे आएंगे और यहाँ पे अपना संविधान लिखेंगे। तो इसी के तहत मुस्लिम लीग जो थे मेंबर्स थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था असेंबली से, क्योंकि वो एक अपना अलग नेशन की बात कर रहे थे। और इस वजह से जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो हमारी कहाँ तक आ गई थी, 299 तक आ गई थी, जो कि शुरुआत में हमने 389 पढ़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसने और कौन कौन से काम करे एज अ, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर आप कह सकते हैं उस टाइम पे हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट की तरह भी ये काम कर रहे थे। तो सबसे ये 3 मेजर काम आपको देखने को मिलेंगे। इनकी आप डेट याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली डेट यहाँ से पूछ लेता है कि इट रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस इन मई 1949। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ नेशंस का एक ग्रुप जो हमने बनाया था, तो उसमें कि इंडिया भी उसका पार्ट होगा, ये उन्होंने रेटिफाई कर दिया था कि इसको एक्सेप्टेंस दे दी थी। ठीक है। ये काम भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा नेशनल फ्लैग, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, प्लीज डू रिमेंबर दिस, कि नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था ऑन जुलाई 22, 1947। उसके साथ साथ ही फिर आगे देखेंगे कि नेशनल एंथम क्या रहेगा हमारा और नेशनल सॉन्ग क्या रहेगा। ये हमने 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया था। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति चुने गए। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो ये कुछ हमारे मेजर प्रोविजंस थे, या आप वर्किंग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके बाद मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर हमने इंटरिम गवर्नमेंट की बात करी थी, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि आप कभी कभी एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरिम गवर्नमेंट आर द पार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्रीज। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक नज़र डाल लेंगे, इसका आप नोट ले लेंगे कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पर दी गई हैं और उनके यहाँ पर नेम आप रीड कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम पर्पज से थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर टेबल फॉर्मेशन में दिया हुआ है। आप इसे रीड कर लेंगे और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे। तो यहाँ के साथ साथ इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे आगामी जो भी उत्तराखंड के यहाँ के यूकेपीसीएस के एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, उसके तहत हमने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया उत्तराखंड का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और अभी अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको 50% का ऑफ़र इसमें मिलेगा, जो कि लिमिटेड है। और साथ साथ इसके साथ जैसा हमने यहाँ पे बताया हुआ है, मेंशन करा हुआ है कि हमें यहाँ पर आप कंप्लीट नोट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंस रहते हैं, जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के जो पैटर्न पे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका एक बहुत बढ़िया एनालिसिस भी देते हैं। तो आपको अगर इस चीज़ में इनरोल करना हो तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी जो भी पढ़ाई है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे
जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेशन किया था किसका, हमारी फर्स्ट कह सकते हैं इंडिपेंडेंस इंडिया की हमारी पहली गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की कौन कौन से पद हमने किस किस गवर्नमेंट को किस किस आप कह सकते हैं मेंबर को हमने डिनोट किए थे। तो ये यहाँ पे उसकी एक लिस्ट, एक टेबल है, आप इस पर नज़र मार लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस की, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछता है खैर IAS में, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैच द फॉलोइंग में आपके क्वेश्चंस आ जाता है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बेसिकली पोर्टफोलियो था, या फिर कॉमनवेल्थ नेशंस का जो है वो किसको दिया गया था, या फिर होम इंफॉर्मेशन ये किस, पहले लॉ मिनिस्टर कौन है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, लेबर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन रहे थे फ्री इंडिपेंडेंस इंडिया के। तो ये आप एक बार इनमें नज़र डाल लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब हमारा संविधान बन चुका है तो अब इसमें हमने क्या क्या मेन फीचर्स ऐड करे हुए हैं ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, और इसी की वजह से हमारे यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप होते हैं। ठीक है, तो एक नज़र में चलिए आइए समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि एक्चुअली जो बनाया गया है उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हमने डाली गई हैं या रखी गई हैं। तो देखेंगे सबसे पहला बात कि इट इज़ द लेंथीएस्ट और द बल्कीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखेंगे हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है, हर एक वर्ड यहाँ पे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम कह रहे हैं लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखेंगे दो तरीके के हमें क्या होते हैं यहाँ पे, रिटन और अनरिटन। अगर आप ब्रिटेन का लेंगे तो हमको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहाँ पे USA का लेते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, हमने एक वर्ड और ऐड कर दिया है कि लेंथीएस्ट है, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा एक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको मैं बता दूँ तो स्टार्टिंग में ही इसमें हमने 395 आर्टिकल्स हमने लिखे थे, जो हमने स्टार्टिंग में ही आपके जब आपका फॉर्मेशन हुआ था तो हमें 395 आर्टिकल्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये इट इज़ कंसिडर्ड एज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इवन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि इसकी लेंथीनेस होने की वजह ये है कि ये बहुत जगहों से और बहुत सारी कंट्रीज से क्या करा हुआ है, बोरो किया गया है, लिया गया है। जो भी हमें अच्छे फीचर्स मिले हैं अदर नेशंस में, हमने उसको अपने कंट्री में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने की बात करी है या किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ अ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्लेंड कहलाया जाता है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी USA के, जापान की, देन दीज आर कंसिडर्ड एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनमें अगर आप अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। ठीक है जी, तो इसकी वजह से वहाँ पे अगर हम बात करें कि इतने सालों में जो आपके अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत ही कम देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हमने बात करी कि यहाँ पे ये ब्लेंड है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी, इट इज़ द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे जैसे बात करी कि USA का और जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, क्योंकि उसको अमेंड करने का प्रोसेस जो है वो बहुत जटिल है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि ब्रिटेन का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ईजीली पास हो जाता है, लाइक अदर सिंपल आप कह सकते हैं एक्ट के द्वारा, जैसे अनेक विधेयक लेकर के आते हैं वो लोग, जैसे उसको सिंपल पास करवाते हैं वैसे अमेंडमेंट भी पास करवा देते हैं। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, अगर हम 368 आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ अ बेसिकली यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आपका स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि वहाँ पे ये रिजिडिटी दिखाता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे संविधान में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम यहाँ पर बिना 368 को यूज़ करे हुए सिंपल मेजॉरिटी द्वारा भी पास करवा सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको याद रखेंगे कि इट इज़ अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम लोग इसको कहीं कहीं पे क्वाज़ाई फेडरल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोला जाता है, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो समझेंगे यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा कि फेडरलिज्म होता क्या है, बेसिकली संघीय प्रणाली क्या है, कि यहाँ पे हमने पावर्स जो है डिवाइड करी गई है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है,
हमने पावर्स डिवाइड करी हुई है सेंटर और स्टेट में, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो अपने आप में शक्तिशाली है, यानी कि सेंट्रल जो है उसके पास ज़्यादा पावर्स है इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, या फिर कोई ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम बात करते हैं कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं, इस वजह से फेडरल सिस्टम कहलाया गया है विद यूनिटरी बायस, यानी कि अपने आप में हमने हालांकि यहाँ पे शक्तियों का क्या करा हुआ है, पृथकीकरण करा हुआ है, यानी कि बांटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे सेंटर जो है अपने आप में मजबूत है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको पता है यहाँ पे आपने एफ का थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक है, इसको ऐड कर लेंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है, यानी संसदीय प्रणाली है, ठीक है, जिसमें हमने क्या है बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है, यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करवाते हैं, कोई भी विधेयक को पास करवाते हैं, एक्ट को पास करवाते हैं, ठीक है, बिल को पास करवाते हैं बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ अ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो जुडिशरी है हमारी वो कैसी है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि जुड़ी हुई है, लेकिन कैसी है, इंडिपेंडेंट है। ये दोनों ही वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझते हैं एक्चुअली क्या है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ती है। हायरार्की यानी कि नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहलाए जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, एंड देन लास्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट्स कहलाए जाते हैं। तो आपको ये हायरार्की फॉलो करते हैं इसमें, और यानी कि आपका ऐसा नहीं है, अच्छा इंटीग्रेटेड का मतलब ये नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लॉज को ही फॉलो करवाता है, ठीक है, या फिर अगर हाई कोर्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉज को ही फॉलो करवाता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए इंटीग्रेटेड वर्ड यूज़ करा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पे वो सेंट्रल और एज वेल एज स्टेट लॉज को भी फॉलो करवाता है। सिमिलरली हाई कोर्ट है तो वो भी यहाँ पर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज को फॉलो करवाने का काम करेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहने का मतलब क्या होता है, अच्छा इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी से ये कैसी है, इंडिपेंडेंस रखती है, यानी कि इनमें एग्जीक्यूटिव बॉडी का या लेजिस्लेटिव बॉडी का इनमें कोई रोल नहीं होता। हाउएवर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इलेक्ट या अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन वो भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CJI, ठीक है जी। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंथेसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे हमने बोला ना कि एक तो यहाँ पे आपका पार्लियामेंट सुप्रीम है अपने आप में, पार्लियामेंट यहाँ पर क्या ला सकती है, जो भी उसको लगता है कि किसी भी लॉ को या किसी भी आप कह सकते हैं सब्जेक्ट में यहाँ पे कानून बनाने की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट लेकर के आती है। अब इसीलिए पार्लियामेंट की क्या है, अपने आप में एक सोवरेनिटी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो अपने आप में ही एक सुप्रीम पावर है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई और अनेक शक्ति उसको नहीं बोल सकते हैं कि आप ऐसा नहीं बना सकते हैं, तो वो अपने आप में ही स्वतंत्र है पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये कोई भी अगर नियम कानून बनाते हैं जो हमारे संविधान को किसी तरीके से स्ट्रक डाउन करते हैं या हार्म पहुंचाते हैं या उनमें लिखी हुई बातों को फॉलो नहीं करते हैं, तो जुडिशरी के पास ये ताकत होती है कि वो उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है, ठीक है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 13 के तहत यहाँ पर जुडिशरी के पास ये ताकत होती है कि वो उसको क्या कर सकता है, आपका उन आर्टिकल्स को, उन लॉज को स्ट्रक डाउन कर सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज़ अ सिंथेसिस, दोनों के पास ही यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि ताकत को यहाँ पे बैलेंस बना करके रखा है। तो यहाँ पे एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं कि बैलेंस है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की और जुडिशियल सुप्रीमेसी की। फिर बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे हमारे संविधान में, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी दोनों ही हमारे कह सकते हैं राइट्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने बाद में ऐड करी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद अब बात करेंगे इट इज़ अ सेक्युलर स्टेट, और सेक्युलर स्टेट में भी यहाँ पे पॉजिटिव कॉनोटेशन में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्शंस जो होते हैं या वोटिंग जो होती है वो बेसिकली आप कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे एज फैक्टर है और हमने सभी को यहाँ पर क्या करा हुआ है कि अगर एक 18 एज के ऊपर आप होते हैं तो आपको
वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। और साथ साथ ही यहाँ पे हमने वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पे हमने फॉलो किया हुआ है, अनलाइक यूएसए जहाँ पे आपको डुअल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि स्टेट्स की सिटीजनशिप आपको एक्वायर करनी पड़ती है कि कौन से स्टेट को आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। तो दीज आर द बेसिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके आने वाले आगे भी वीडियो में हम लोग आगे के पोर्शंस जो हैं हमारे बुक में हम उसे कवर करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।